नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। आरजेडी में लालू प्रसाद की जगह तेजस्वी यादव को मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें आरजेडी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। 25 जनवरी की तारीख जब पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह फैसला लिए जाने की संभावना है। बड़े बदलाव की वजह लालू यादव की बिगड़ती हुई तबीयत, और सूत्र ये कहते हैं कि उनकी तबीयत को देखते हुए पार्टी नेतृत्व में बदलाव होने के संकेत जो है वो इस वक्त साफ नजर आ रहे हैं। तो 25 जनवरी को एक बड़ी बैठक और कार्य समिति की इसी बैठक में यह बड़ा फैसला भी संभवतः हो सकता है, जिसमें तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी और आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत लालू प्रसाद की बिगड़ती हुई तबीयत के मद्देनजर इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो आरजेडी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और 25 तारीख जिस दिन ये बैठक होगी, 25 जनवरी पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई हैं, क्योंकि आरजेडी में एक बड़े बदलाव के संकेत भी नजर आते हैं। हालांकि ये बदलाव इस रूप में कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिस भूमिका में इस वक्त उनके पिताजी खुद लालू प्रसाद हैं। लेकिन लालू प्रसाद की बिगड़ती हुई सेहत और तबीयत को ध्यान में रखते हुए ये बड़े बदलाव के संकेत। वहीं आरजेडी में बदलाव के संकेत को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी इस वक्त तेज है। सुनिए क्या कह रहे हैं राजनीतिक दलों के नेता। संगठन तय करता है कि कौन व्यक्ति किस पद पर रहेगा और उसकी क्या भूमिका होगी। तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो होगा, जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी प्रसाद यादव एक बड़ा भविष्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो उनके नेतृत्व में बेहतर होगा कार्यकारी अध्यक्ष। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का मार्गदर्शन लगातार मिलते आ रहा है और उन्होंने पार्टी की स्थापना की, पार्टी को सींचने का काम किया। उन्हीं के विचारधारा को तेजस्वी प्रसाद यादव आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिकली ये आरजेडी का पर्सनल डिस्कशन है। तेजस्वी चूंकि युवा नेतृत्व को संभाल रहे हैं अभी, और खासतौर से लालू जी की तबीयत भी बेहद खराब रहती है, और इसके मद्देनजर अगर आरजेडी ने तय किया है कि तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो उनका स्वागत होना चाहिए। राजद में यह फैसला नहीं बल्कि मजबूरी है। पार्टी विचार से नहीं, परिवार से चलती है। आज भी वही हो रहा है। लालू यादव जी की बिगड़ी तबीयत के नाम पर सत्ता और संगठन की चाबी एक ही परिवार में सौंपी जा रही है। तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना लोकतंत्र नहीं, वंशवाद की खुली चुनौती है। भाई तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। भाई तेजस्वी जी को नैतिकता के आधार पर राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी, जिनका राजनीति का केंद्र केवल परिवार रहा है, राबड़ी देवी जी को विधान परिषद में नेता बनाया, भाई तेजस्वी जी को पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया, अब राजद का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनवा रहे हैं। तो आरजेडी और तेजस्वी यादव की बैठक पर J2 MLC खालिद अनवर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की बैठकों का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी को लेकर बिहार की जनता अब सीरियस नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव जी बैठकें करें, तेजस्वी यादव जी सोएं, तेजस्वी यादव जी जागें, तेजस्वी यादव जी चलें, तेजस्वी यादव जी खाएं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तेजस्वी यादव जी क्या बिहार की जनता के लिए सीरियस हैं या नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने रिजल्ट के बाद बिहार से गायब रह करके, बिहार से बाहर जाकर के जो वक्त गुजारा, उसने ये साबित कर दिया है कि उनकी पार्टी और तेजस्वी यादव जी जनता के लिए सीरियस नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्रा गायब मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया और 11 दिनों से छात्रा लापता है। सोनाक्षी और जिया, जिसे लेकर एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया और जांच को तेज कर दिया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से भी इस वक्त जांच जारी है। स्कूल सीसीटीवी की जांच, छापेमारी के दौरान इस वक्त सभी कुछ दायरे में है जांच के, और अब एसएसपी का यह दावा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। तो 11 दिन से सोनाक्षी और जिया, ये दोनों बच्चियां जो हैं वो लापता बताई जा रही हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से फिलहाल जांच का दायरा इस वक्त आगे बढ़ता हुआ। एक लड़की पहले बयान दी थी, उसका भी एक बयान लिया गया है, लेकिन पुराना जो बाईपास थाना में जो केस था
वहाँ पहले उसका बयान दिया गया, लेकिन अभी हम लोग दोबारा उसको और कुछ बिंदु जो हम लोगों के सामने आए हैं कि उन बिंदुओं पे भी उससे पूछताछ और मतलब जानकारी लेना आवश्यक है। तो इस तरीके से हमारी टीम लगी हुई है और 1-2 दिन में जैसे कुछ जो बाहर कहाँ जाने को अंदेशा है, किसके साथ गई हैं, वो जैसे हमारे क्लू क्लियर होता है, संभवतः हम लोग कुछ जगह पे छापामारी भी करेंगे। लोकली 1-2 जगह हम लोगों ने छापामारी करवाया है। 8 तारीख को सोनाक्षी और जिया नाम की 2 छात्रा इसी सरयू देवी बालिका इंटर स्कूल से लापता हुई थी और अब जो है न्यूज 18 पर लगातार खबर दिखाए जाने के बाद जो है जांच में तेजी आ गई है। खुद जो है डीएसपी 2 जो है राकेश कुमार स्कूल पहुंचे हुए हैं और जांच कर रहे हैं। वहाँ शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है, छात्राओं से पूछताछ की जा रही है, वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। सितंबर महीने में जो छात्रा का अपहरण हुआ था उस लड़की से भी कल काफी लंबी पूछताछ की गई है। वहीं उस मामले में जो है बाईपास थाने में जो मामला दर्ज किया गया था उसमें भी जो है अब जांच शुरू कर दी गई है। एक बार फिर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो या फिर अन्य मामले, सभी पर लगातार पुलिस नजर बनाए हुई है और गहनता से जांच की जा रही है। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज 11वां दिन है लेकिन अभी तक बच्ची का कहीं से कोई पता नहीं चल पाया है और दोनों बच्ची के जो माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, वो काफी हतोत्साहित हो चुके हैं और उन्हें कई तरह की चिंता भी सता रही है। लेकिन पुलिस का दावा है कि मामला जो है अब जल्द खुलासा कर लिया जाएगा और दिन रात लगातार पुलिस कई टीम बनाकर छापेमारी में भी जुटी हुई है। जिले के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जो है टीम को भेजा गया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक टीम जो है दोनों बच्चियों को सुकुशल बरामद कर पाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और सोनपुर में सरिता की हत्या कर दारोगा की गाड़ी से शव फेंकने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त हुई है। एफएसएल की टीम को दारोगा की जब्त गाड़ी से ही सरिता के बाल के सैंपल मिले हैं, जिसके बाद सैंपल की जांच के लिए लैब उसे भेजा गया है। साथ ही पुलिस ने गाड़ी को सारण पुलिस के हवाले भी कर दिया। यही वो गाड़ी जिसे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी गाड़ी से, ये दारोगा की गाड़ी है और इसी गाड़ी से सरिता के बाल के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। देर रात लालगंज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम जलालपुर गांव पहुंची। गाड़ी की बारीकी से जांच की गई और इसी दौरान साक्ष्य के तौर पर बाल यहां इस गाड़ी से इकट्ठा किया गया, जिसे लैब में जांच के लिए भेजा गया है। तो पिता के दरवाजे पर शव फेंका हुआ मिला था और आरोपी पति सतेंद्र भी इस मामले में अब तक फरार बताया जा रहा है और इसे लेकर अब पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाती हुई दारोगा की गाड़ी जिसे जब्त किया गया और अब उससे मिले हुए साक्ष्य की एफएसएल की टीम की तरफ से जैसे इस साक्ष्य को जुटाया गया, उसके बाद अब जांच गहनता से जारी है। तो तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, पहली तस्वीर जिसमें एफएसएल की टीम देर रात तक जांच करती हुई नजर आई और एक एक चीज को बारीकी से खंगाला गया, देखा गया और साक्ष्य इकट्ठा किए गए और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे माना जाएगा, जहां पर सरिता के बाल इसी गाड़ी से, जो कि दारोगा की गाड़ी है, इसी गाड़ी से बरामद किए गए हैं और अब उसे लैब में जांच के लिए भेजा गया है ताकि एक बार प्रमाणित हो सके कि हाँ, ये बाल सरिता के ही थे। फिर सरिता आखिर दारोगा की गाड़ी में कैसे पहुंची, ये बाल यहां कैसे पहुंचे, तमाम सवालों के जवाब संभवतः सामने होंगे। और सरिता हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी जरा जान लीजिए, क्योंकि पुलिस जांच की बात जरूर कह रही है। इस वक्त तहकीकात आगे बढ़ चुकी है। 15 जनवरी को ससुराल में हत्या कर दी जाती है सरिता की। तारीख 15 जनवरी थी। दहेज के लिए पति सतेंद्र पर हत्या का आरोप लगता है। 15 जनवरी की रात मायके में उसके शव को दरवाजे के बाहर लाकर ही फेंक दिया गया। दारोगा की गाड़ी से शव फेंका गया। शव फेंकने की घटना जो है वो भी सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। उस कैमरे में जो कुछ कैद हुआ है, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। हालांकि पुलिस ने मामले को बेहद हल्के में लिया। सारण के एसएसपी ने कोई बयान इस पर नहीं दिया कि आखिर ये क्या है, कैसे दारोगा की गाड़ी में शव आ जाता है या फिर उसी गाड़ी से इसे फेंका जाता है। और ये तमाम चीजें जो हैं एक बार फिर से सवाल खड़े करती।
और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि सरिता, जिसकी हत्या ससुराल में की गई थी, उसके बाद शव को परिवार के सामने, उस परिवार के दरवाजे के घर के बाहर फेंक दिया जाता है। पति फरार बताया जा रहा है, आखिर वो कहां लापता हो गया, ये भी एक बड़ा सवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का पटना से। ये बड़ी खबर आ रही है नीट छात्रा की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें एम्स की मेडिकल बोर्ड अब जांच करेगी इस पूरे मामले की। एम्स मेडिकल बोर्ड को अब सबूत, जो साक्ष्य अभी तक जुटाए गए हैं, वो सबूत दे दिए गए हैं। परिजनों ने एडीजी कमजोर वर्ग से मुलाकात की। अमित कुमार जैन से शिकायत की गई है। एसएचओ रोशनी कुमारी की शिकायत की है परिवार वालों ने। डॉक्टरों की भी शिकायत, जिसमें डॉक्टरों की तरफ से भी लापरवाही की बात परिजन कह रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत जरूरी है। और देखिए, अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। और अमित देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, चूंकि आप उस परिवार के बीच मौजूद हैं, परिवार ये कह रहा है कि भाई यहां पर एसएचओ से लेकर डॉक्टरों की भूमिका सब कुछ संदेहास्पद दिखती है। जरा परिवार के लोगों से ही जानिए कि अभी तक की जांच से क्या वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल विवाद, देखिए परिवार के लोग जो हैं वो बेहद मर्माहत हैं और पुलिस की जो कार्यशैली रही है उस पर शुरू से सवाल खड़े करते रहे हैं। आज भी जब एसआईटी का गठन डीजीपी ने किया है तो उस एसआईटी पे भी पूरे तौर पे यकीन नहीं है। परिवार के लोगों से हमने बात की तो परिवार के लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई से हो। तो जो मृतक हैं उनके पिता हमारे साथ में हैं, माता हैं। पहले हम पिताजी से बात कर लेते हैं। ये बताइएगा सर कि जब आप लोग गए थे वहाँ पे तो क्या कुछ जो है वहाँ पे आपने देखा, क्या जानकारी मिली थी, और पुलिस की जांच जहाँ तक पहुँची है, पुलिस की जांच से क्या सहमत हैं आप लोग? अभी तक तो हम सहमत नहीं हैं क्योंकि कोई जांच का नहीं परिणाम नहीं मिला है। और देखिए जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन डीजीपी ने तो एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी की भी जांच से सहमत नहीं है अभी तो संभव नहीं है। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, मेरी बेटी को न्याय मिले। अभी तक तो गुनाहगार पकड़ाया है जी, नहीं तो। अभी तक तो पुलिस लिपापोती में लगी हुई है। डॉक्टर सतीश सुनने में आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो गुनाहगार हैं। 100% तो उनकी मिली भगत से मेरी बेटी की हत्या की गई है। उसके बाद मनीष रंजन की गिरफ्तारी जब हुई तो गिरफ्तारी होने के बाद उसको पुलिस रिमांड पर क्यों नहीं ली, उसे तुरंत जेल भेज दिया गया। ये भी मामला संदेहास्पद है। हॉस्टल संचालक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है? नहीं, अब तक नहीं हुआ। तो क्या चाह रहे हैं सीबीआई से? चाह रहे हैं कि हमें न्यायिक जांच के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, एसआईटी के माध्यम, किसी भी प्रकार के माध्यम से हमें न्याय मिले। क्या जानकारी मिली थी फौरी तौर पे आपको? क्या जानकारी? भाई मीडिया के द्वारा, हॉस्टल संचालक के द्वारा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गया है, आप आइए। हमने आनंद फानन में यहाँ से पटना के लिए 5:15 में हमको जानकारी मिली और 6 बजे यहाँ से हम निकले पटना के लिए। तो हॉस्टल संचालक और हॉस्टल संचालक जो शाहजानंद शर्मा के यहाँ मेरी बेटी की भर्ती कराए। उसके बाद वो बोले कि नहीं, इसका ये मामला सीरियस है, इसको ले जाइए दूसरी जगह। उसके बाद फिर प्रभात हॉस्पिटल में इसकी भर्ती हुआ। हम लोग 8:30 बजे वहाँ पहुँचे। देखिए मेरी बेटी बेहोश पड़ी हुई है और एकदम अस्वस्थ है पूरी तरह से। जानबूझ करके हॉस्टल संचालक और हॉस्पिटल की मिली भगत से मेरी बेटी की हत्या कर दी गई। तो वो हॉस्पिटल में होश में भी आई थी आप लोग? कुछ देर के लिए होश में आई थी। तो हमारी पत्नी पूछी कि क्या बेटा तुम्हारे साथ कोई गलत हुआ है? तो बोले कि हाँ, ऐसे हिलाई और बोले, और वो बहुत रोने लगी। उसके बाद फिर हम लोग जबरन वहाँ से निकाल दिया गया हमारे परिजन के साथ, हमारे साथ वहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ लोग और डॉक्टर सतीश ने जबरन हम लोग को निकाल दिया गया। बोले कि तुमको औकात दिखा देंगे, ये कर दें, वो कर दें। सारे मिली भगत थे, सब पैसा लेकर बिके हुए हैं। पुलिस की एसएचओ भी मिली, उसकी मिली भगत है। उसके बाद हॉस्पिटल में जब हम लोग इलाज करा रहे तो शाम में नीलम अग्रवाल संचालिका हॉस्टल की आई और हमें कहा कि से आपको जो इतना पैसा चाहिए अपना पैसा देते हैं, प्रलोभन दिया। हाँ, कि केस को मैनेज कर दीजिए। हमने कहा कि नहीं, हम पैसा पर कितना पैसा का प्रलोभन दिया था? हमने कहा कि उसने कहा कि जो इतना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा देंगे।
हमने कहा कि पैसे से खरीदना चाहते थे। लेकिन हमने पैसा का लोभ नहीं, लालच से हम दूर रहे। और हमने कहा कि मेरी बेटी की जब जान चली, पहले जान बचाना है हमारी बेटी को, अपनी बेटी को जान बचाने के लिए हॉस्पिटल आए हैं और हमें जितना बनेगा उतना हम जान बचाने के प्रयासरत हैं, लेकिन बच नहीं पाई क्योंकि सारे दरिंदे मिलकर इसकी हत्या कर दी। अब बेटी सपना देखी थी डॉक्टर बनने, क्या कह सकता हूँ, विशेष सपना देखी थी, सपना चकनाचूर हो गया सर। और मैं क्या कह सकता हूँ विशेष, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ज़्यादा बात करने में सक्षम नहीं हूँ। सरकार पे भरोसा है, नीतीश कुमार पे भरोसा है, लेकिन देखिए अभी तक तो कोई परिणाम नहीं मिला है। अभी तक तो पुलिस की पापोती में लगी हुई है। भरोसा है सरकार पर, और देखिए न्याय मिल जाए तो भरोसा की पुष्टि की जाएगी। यही वजह है कि आप लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो इस मामले की? किसी भी प्रकार का जांच से मैं सहमत हूँ, लेकिन एसआईटी से नहीं। ऐसा कोई बात नहीं कि हमें न्याय मिले, चाहे एसआईटी हो, सीबीआई है या अन्य संस्था हो, हमें न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी चली गई इस दुनिया में, जो भी बिहार की बेटियां हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हों, उनके बेटी के लिए सुरक्षा की दृष्टि से और उन्हें न्याय मिले। मेरी बेटी तो आएगी नहीं, बिल्कुल जो बिहार की बेटियां हैं उनके लिए मैं मांग करता हूं कि अपनी बेटी को जांच हो और जो भी दोषी हैं, चाहे लेकिन कह रहे हैं कि दूसरी किसी बच्ची की जान न जाए, उसके सपने पर यूं विराम न लगे। जांच के तहत उनके स्पिरिटाल के और तहत पहली बार देखिए न्यूज़ 18 उन्हें के कैमरे पर किया जाए, ये वो परिवार है फांसी की सजा दिया जाए, जिसने और क्या अपनी बच्ची को खो दिया। देखिए वहाँ हूँ, और क्या मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए विवाह ये पिता हैं और इनकी बेबसी इसी से समझा जा सकता है कि जो पुलिस को सहयोग करना चाहिए था, जो पुलिस को निष्पक्ष होकर के जांच करनी चाहिए थी, उनकी कार्यशैली पे ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। बेबस हैं, इनके हाथ में करने को कुछ नहीं। ये सिर्फ चाहते हैं कि दरिंदे जो हैं वो फांसी पे लटके, उनके विरुद्ध जो है वो कड़ी कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई जो है चाहे वो सरकार स्तर पे हो या सीबीआई स्तर पे हो या फिर न्यायिक जांच हो, ये चाहते हैं कि जांच जल्द हो, निष्पक्ष हो और जो दोषी हैं वो गिरफ्तार किए जाएं। जो अब तक की कार्यशैली है उसको लेकर के ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। माँ भी हैं और परिवार की महिलाएं हैं, उनसे भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जो महिला हैं उनसे